दूसरा पाठ है जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता। इसके भीतर जो भी चीज़ें दी गई हैं, विविधता क्या है, पौधों में, जंतुओं में इत्यादि जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो इसके अभ्यास प्रश्न हैं जो नीचे दिए गए हैं, नाम है आइए और अधिक सीखें, यानी जो इसके अभ्यास प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 1, 2 ऐसे करके इसमें लगभग 10 प्रश्न दिए गए हैं और बारी बारी से हम लोग इन 10 प्रश्न को हल करते हुए समझेंगे भी। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। देखते हैं आज का पहला प्रश्न और इस चैप्टर यानी सजीव जगत में विविधता का अभ्यास प्रश्न। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, यहाँ गेहूं के बीज को दिया गया है और यहाँ पे राजमा के बीज दिए गए हैं। ठीक है, और पूछ रहा है पहला प्रश्न कि यहाँ पे 2 प्रकार के बीज दिए गए हैं, आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं। ठीक है, आइए इसका उत्तर देखते हैं। पहला है हमारा गेहूं, दूसरा है राजमा। उत्तर इसकी इस प्रकार होंगे। दिए गए चित्र में क गेहूं और ख राजमा के बीज दिखाए गए हैं। इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। पहले तो इनके जड़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। गेहूं कैसा है, तो गेहूं एक बीजपत्री पौधा है जिसकी जड़ें झकड़ा या रेशेदार होती है, यानी गेहूं की जो जड़ें होती हैं झकड़ा होती है। फिर हमारा जो दूसरा है राजमा, यह एक द्विबीजपत्री पौधा है और इसकी जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके पत्तियों के जो सिरा विन्यास होते हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे। गेहूं की जो पत्तियां होती हैं, इनके जो सिरा विन्यास होते हैं वो समानांतर होते हैं। ठीक है, जहां पत्तियों में रेखाएं एक समानांतर तरीके से होती है। फिर हमारा राजमा है, इसकी पत्तियों का सिरा विन्यास जालकार होता है जिसमें पत्तियों में जाल की तरह रेखाएं होती हैं। ठीक, ये रहा हमारा आज का प्रश्न। आप लोग इसका जो है पहले प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम चलेंगे प्रश्न दूसरे की तरफ। प्रश्न हमारा जो दूसरा है इस प्रकार से है कि नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आवास के आधार पर समूह बनाना है। ठीक है, कौन किस आवास में रहता है, और यहाँ पे नीचे देखेंगे एक गोला बनाया हुआ है, इसमें किताब में ऐसे गोला बनाया हुआ है। ऐसे बनाया गया है, इसमें क लिखा है, इसमें ख लिखा है, ये जो पार्ट है यहाँ पे ग दर्शाया गया है। ठीक है, क, ख और ग। कह रहा है कि खंड क में जो है वैसे हम जंतुओं का नाम लिखेंगे जो जलीय जंतु हैं, जो जल में रहते हैं।
में वैसे क में लिखना है जलीय के बारे में, ख में लिखना है स्थलीय के बारे में, और जो हमारा यहाँ बीच वाला पोर्शन ग है उनको वैसे इसमें वैसे जंतुओं के नाम लिखना है जो दोनों में रहते हैं, वो स्थल पे भी रहते हैं जल में भी रहते हैं, यानी दोनों में रहते हों। इसीलिए इस पार्ट को कॉमन किया गया है। ये ख का भी पार्ट है, ये क का पार्ट है, यानी कि दोनों में जो पाए जाएंगे, जो जल में भी पाए जाएंगे और जो स्थल में भी पाए जाएंगे, वैसे जंतु का इसमें नाम लिखना है। और देखिए उन जंतुओं के नाम इस प्रकार से दिए गए। यहाँ पे मैंने इसको घेर दिया है। जंतु हैं घोड़ा, डॉल्फिन, मेढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, व्हेल, केंचुआ, कबूतर और कछुआ, ये नाम दिए गए हैं। और इनमें से हम लोग को छांटना है कि कौन जल में रहता है, ठीक है, कौन ज़मीन पे रहता है और कौन जो है दोनों पे रहता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग अलग करते हैं। देखिए जो इसमें जलीय जंतु हैं जो जल में रहते हैं, इसमें से हम लोग छांट लेंगे। तो पहला हो जाएगा डॉल्फिन और दूसरा हो जाएगा व्हेल, ठीक। उसके बाद स्थलीय की हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्थलीय में आ जाएगा ज़मीन पर घोड़ा, भेड़, गिलहरी, कबूतर और केंचुआ। ये सभी जीव जो हैं कहाँ रहते हैं? स्थल पे। बाकी जो 3 बच गए हैं, मेढक, मगरमच्छ और कछुआ, ये तीनों जो हैं दोनों जगह रहते हैं। कहाँ कहाँ? जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे, यानी कि ज़मीन पे भी रह सकते हैं, जल पे भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से खंड क, ख, ग में जंतुओं के नाम और इनकी आवास के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है। एक लड़का है मनु, उसी के बारे में चर्चा है। मनु की माँ की एक शाक वाटिका यानी किचन गार्डन है। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। क्या उखाड़ रही है? मूली। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। जड़ है। एक मूली को सावधानीपूर्वक देखें और लिखें कि वह किस प्रकार की जड़ है। बताना है कि मूली किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधे की पत्तियों में आपको किस प्रकार का सिरा विन्यास दिखाई देगा, ठीक। आइए देखते हैं इसको। उत्तर है इसका, मूली की जड़ मूसला जड़ होती है जो एक मुख्य जड़ से मिलकर बनी होती है और इससे छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। इस प्रकार की जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती है और पौधे को मजबूती प्रदान करती है। मूली के पौधों की पत्तियों में जालकार सिरा विन्यास पाया जाता है। इसमें पत्तियों की सिराएं जाल की तरह फैली होती है, जहां मुख्य सिरा से कई छोटी छोटी सिराएं निकलती रहती हैं, ठीक है। यह सिरा विन्यास द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, ठीक, जो पौधों के लिए पोषक तत्वों और पानी के संचरण में सहायक होता है, ठीक है। यानी जो मूली होती है उसमें किस प्रकार की जड़ें होती हैं? तो मूली में
मूसला जड़ होती है, और इसका जो सिरा विन्यास होता है वह कैसे होता है, जालकार होता है। ठीक, दो चीज़ें इसमें हैं, इसकी जड़ मूसला होती है और इसकी जो पत्तियों की जो सिरा विन्यास है वो जालकार सिरा विन्यास होती है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे चित्र में बकरी दी गई है, दो प्रकार की बकरी। एक पर्वतीय बकरी है, क में आप लोग किताब में देखिएगा, वहाँ पे पर्वतीय है बकरी, और ख जो नंबर है वहाँ पे है मैदान में पाई जाने वाली बकरी, मैदान वाली बकरी। मैदान में यानी कि जो नॉर्मल जगह पे बकरी पाई जाती है, जैसे हम लोग के यहाँ घर पे कोई लोग जो है बकरी पालता है, तो इस प्रकार की बकरी को मैदान में पाई जाने वाली बकरी बोलते हैं। और एक होती है पर्वतीय बकरी, जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब उसमें करना क्या है, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है इसमें। नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी को देखें, उनके बीच समानताओं और अंतर को बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि इन अंतरों के क्या कारण हैं। बकरी तो दोनों हैं, फिर दोनों में ये अंतर क्यों है। तो पहले हम चित्र में देखेंगे अपने किताब में, तो वहाँ एक बकरी दिखाई दे रही है जिसका नाम है पर्वतीय बकरी, और एक है नॉर्मल बकरी। तो जब भी आप लोग पर्वतीय बकरी को देख रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि पर्वतीय बकरी जो है उसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं, जबकि जो हमारी मैदान क्षेत्र में जो बकरी पाई जाती हैं उसके बाल एकदम छोटे छोटे नॉर्मल रहते हैं। फिर एक चीज़ और देखेंगे कि जो पर्वतीय बकरी है उसका जो खुर होता है, नीचे का जो पार्ट जिससे वो चलती है, कठोर वाला पार्ट, वो थोड़ा सा नुकीला टाइप का होता है। क्यों होता है आगे बताएंगे। सबसे पहले तो हम लोग इनके बीच की समानताएं देख लें। समानता, दोनों बकरी ही है, दोनों के 4 पैर होते हैं और दोनों स्तनधारी जीव हैं। ठीक है, दोनों के शरीर बालों से ढका होता है, एक में छोटा छोटा होता है, दूसरे में बड़ा बड़ा होता है, लेकिन दोनों में बाल होता है। और दोनों बकरियां पौधों पर निर्भर करती हैं और चरती हैं। ठीक है, चरने वाली दोनों बकरी हैं, दोनों बकरी ही हैं। तो दोनों में भले ही उनके शारीरिक बनावट में या उनके रहने का जो स्थान है उसके कारण दोनों में अंतर पाया जाता है, लेकिन है तो दोनों बकरी ही। अब अंतर देखिए, अंतर नंबर 1 दिया गया है यहाँ कि जो पर्वतीय बकरी का शरीर होता है वह घने और लंबे बालों से ढका होता है, लेकिन जो मैदान में पाई जाने वाली बकरी है उसके शरीर पर कम और छोटे बाल होते हैं। ठीक है, जो बकरी का लंबा बाल होता है पर्वतीय बकरी का, वो क्यों होता है, उसे ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में गर्म रखने में मदद करता है। ठीक है, और जो चूँकि यहाँ पे तो ठंडा पाया जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो इनको तो बाल चाहिए ही, लेकिन जो हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्र की बकरी होती है उनके शरीर पर कम बाल होता है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा बाल होगा तो यहाँ तो उतनी सर्दी पड़ती नहीं है, यहाँ तो गर्मी पड़ती है, तो ज़्यादा बड़े बड़े बाल हो जाएंगे तो क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाएगी। दूसरा अंतर है इसमें, मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप लोग लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि जो पर्वतीय बकरी है, पर्वतीय बकरी के जो खुर होते हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। क्यों नुकीले होते हैं जी, नुकीले इसलिए होते हैं कि उनको तो पहाड़ पर चढ़ना है। यदि उनके जो पैर हैं
ये जो पैर का ये निचला पार्ट है इसको खुर बोलते हैं। तो यदि यह चिकना होगा तो यह पर्वत से फिसल जाएगी, गिर जाएगी, ठीक। लेकिन इसके जो खुर होते हैं थोड़े से नुकीले होंगे तो क्या होगा, जैसे यह पर्वत पहाड़ पे चढ़ेगी या उसको पकड़े रहता है, फिसलने नहीं देता है, ठीक है। तो एक अंतर और आप लोग लिख सकते हैं कि जो पर्वतीय बकरी है उसके खुर कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, और जो मैदानी बकरी होती हैं, मैदानी बकरी का खुर जो होता है वह चिकना होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई नुकीला वाला बार्ट नहीं होता है। क्योंकि इसको तो समतल पे चलनी है तो इसीलिए इसका जो है खुर में नुकीला नहीं होता है। अब देखिए अंतर के कारण क्या हैं। देखिए पर्वतीय बकरी जो है ठंडे और ऊंचे क्षेत्र में रहती है, इसलिए उसके शरीर पर बाल होते हैं ताकि वह ठंड से बच सके। और मैदानी बकरी जो है वह मैदानी क्षेत्र में रहती है, समतल क्षेत्र में रहती है, तो इसके बाल कम होते हैं ताकि वह गर्मी से बच सके। तो आखिर पर्वतीय बकरी ऐसा क्यों करती है या इसके बाल क्यों छोटे होते हैं, तो उसका कारण ये है कि जो जीवों में क्या होता है कि अनुकूलन की क्षमता होती है, यानी उस मौसम के हिसाब से ढलने की क्षमता होती है। पर्यावरण परिस्थितियाँ जो हैं या भौगोलिक परिस्थितियाँ इन बकरियों के शरीर में अंतर उत्पन्न कर देती है, ठीक है। एक ध्रुवीय भालू भी होता है, ध्रुवीय भालू जिसको पोलर बियर बोलते हैं, उसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। क्यों बाल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंडी पड़ती है और ठंडी से बचने के लिए उनके जो है बाल बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पांचवा प्रश्न पे। तो पांचवा प्रश्न आज का हमारा इस प्रकार से है कि पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के दो समूह बनाइए, ठीक है। दोनों जंतुओं के मैंने चैप्टर में बताया था कि जंतुओं के जो रहन सहन है उनकी आकार और आकृति के आधार पे हम लोगों ने बांटने का प्रयास किया था, लेकिन कह रहा है कि आपको जो है ऐसी विशेषता पे चर्चा करना है जो पाठ में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, ठीक। तो इन जंतुओं के जो जीवन शैली और आवास के आधार पे हम लोग इसको बांटने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए एक है जलीय जीव और अर्ध जलीय जीव, ठीक है, और दूसरा है स्थलीय और वायु जीव, ठीक। जो व्हेल है, व्हेल एक प्रकार की मछली होती है और वह कहाँ रहती है, पूरी तरह जल में रहती है। उसके बाद मछली जो है यह क्या करती है, यह भी पूरी तरह जल में रहती है। कछुआ जो है वह अर्ध जलीय है, क्यों, क्योंकि वह जल में भी रहता है और भूमि पर भी रहता है, ठीक है। तो हमारे पहले वाले पार्ट में हो गए जलीय अथवा अर्ध जलीय जीव जो जल में रहते हैं, और हमारा दूसरा हो गया स्थलीय और वायु जीव के बारे में, यानी जो स्थल में और वायु में दोनों जगह रहते हैं। तो इसमें है गाय, गाय जो है स्थलीय भूमि पर रहती है। तिलचट्टा या काकरोच, काकरोच का नाम आप लोगों ने सुना है, अभी जो है CJP कॉकरोच जनता पार्टी नाम से अभी आंदोलन हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर पे, वो तिलचट्टा जिसको बोलते हैं कॉकरोच, तो कॉकरोच कहाँ रहता है, स्थलीय भूमि पर रहता है। फिर अगला जीव है हमारा कबूतर। कबूतर क्या करता है, कबूतर उड़ता तो वायु में है, लेकिन फिर बाद में वह कहाँ जाता है, अपने घोंसले में जो ज़मीन पर बना होता है या ज़मीन थोड़ी ऊपर यानी
नीचे की तरफ। कबूतर जो है कहीं भी रह लेता है, कबूतर अपना घोंसला जो है कहीं बना लेता है, या अभी तो जिसके यहाँ बहुत से लोग कबूतर पालते हैं, कबूतर के लिए एक छोटा सा घर भी बना देते हैं, कबूतर उसी में आकर के रहता है शाम को। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और जीव है, 3 जीव और दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेंगे इसके बारे में। एक है चमगादड़। चमगादड़ भी कहाँ रहता है? यह वायु जीव है, यह उड़ने में सक्षम है लेकिन दिन में गुफाओं या पेड़ों पर रहता है, यानी स्थल में कह सकते हैं, जल में तो नहीं रहता है तो स्थल मान लेंगे इसको। टिड्डी जो है यह स्थलीय है, कहाँ रहती है? भूमि पर रहती है। छिपकली आप लोग देखते होंगे, यह छिपकली कहाँ रहती है? स्थल पे। ठीक है, तो इस प्रकार का ये रहा। तो ये सबको मैं ला दे रहा हूँ एक जगह, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आराम से जो है अपने नोट्स में इसको नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्यों द्वारा सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। ठीक है, यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है? आपके विचार से हम इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं? हम लोग देख रहे हैं अभी जो है अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, औद्योगिकरण के नाम पे, शहरीकरण के नाम पे, रोड के नाम पे, मेट्रो के नाम पे बहुत सारे पेड़ों की कटाई हो रही है। तो इस कटाई से हमारे परिवेश में जो हम लोग जहाँ रहते हैं उस पर क्या क्या असर पड़ता है, इन्हीं चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्न उत्तर थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आप लोग समझेंगे तो इसको आसानी से लिख लेंगे। उत्तर इस प्रकार है कि वनों की कटाई का हमारे परिवेश पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। पहला है जलवायु में परिवर्तन। वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके बढ़ने से क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है और जलवायु में परिवर्तन होता है। ये प्रश्न आप लोगों को एक पूछा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो हम लोग क्या उत्तर देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, आगे चलते हैं। जैव विविधता का भी ह्रास हो रहा है। जैव विविधता के ह्रास से मतलब है कि जो वन्य जीव हैं हमारे, यदि हम पेड़ पौधों की कटाई कर देंगे तो उनके जो आवास हैं वो नष्ट हो जाएंगे। यही कारण है कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही है या विलुप्त हो सकती है। तीसरा है मिट्टी का कटाव। पेड़ पौधे जो होते हैं क्या करते हैं? वो मिट्टी को स्थिर रखते हैं। वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है जिससे बाढ़ और भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है। ठीक है, बाढ़ आएगा तो जब पेड़ पौधा रहेगा नहीं तो वहाँ की मिट्टी को वो क्या करेगा? काटते जाएगा और इससे क्या होगा? वहाँ की जो भूमि है वो ख़त्म हो जाएगी, कटाव से मिट्टी बह के चली जाएगी और उससे जो है भूमि की उर्वरता में कमी आएगी। फिर क्या है? फिर है अगला हमारा नुकसान, जल स्रोतों का नुकसान। वनों की जब कटाई होगी तो जल संसाधन पर भी असर पड़ता है जिससे नदी, झील और भूजल स्तर में कमी आती है। यानी कि जब वनों की कटाई हो जाएगी तो वर्षा कम होती है। जहाँ ज़्यादा वन होते हैं वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। अभी जब सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में पहले होता था, पहले चेरा पूंजी में होता था। तो पहले जो है
कहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती थी? मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य है हमारे देश का, उसका एक जगह है चेरापूंजी। कौन सा जगह है? चेरापूंजी। वहीं पे होता था, लेकिन अब बदल गया है। इसी राज्य के, ये चेरापूंजी गांव है, इसी के बगल में मेघालय में ही एक दूसरा गांव है जिसका नाम है मासिनराम। कई लोग किस पे मानसिनराम या मासिनराम कहते हैं। अब जो है यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो कोई आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है तो हमारा उत्तर रहेगा मेघालय के मासिनराम में। ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम हुए हैं, ये जो दिक्कत हमारे सामने आ रही है पेड़ों की कटाई से, यदि हम इसको ठीक करना चाहें, यदि हम इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहें, समस्या का समाधान चाहें, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला है वृक्षारोपण और पुनर्नवीनीकरण करना होगा। इस पे क्या करना होगा? हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और कटे हुए जो हमारे वन हैं उनको पुनः उगाने पर जोर देना होगा। पुनः नवीनीकरण, नया। दूसरा है जागरूकता अभियान। लोगों को वनों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। तीसरा है संविधान और नीतियाँ। वनों की कटाई के लिए जो है कठोर कानून बनाएंगे कि वनों की कटाई न हो, इस पे नियंत्रण किया जाए। इसके लिए सख्ती से कानून को पालन करवाना होगा। ठीक है, कठोर कानून बनाने होंगे और उनका सख्ती से पालन कराना होगा। फिर अगला है टिकाऊ कृषि और विकास। हमको जो है ऐसे मॉडल अपनाने होंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जैसे टिकाऊ कृषि और हरित निर्माण। ठीक है, एक बार इसको कर लेते हैं। आप लोग इसका वो ले लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक जो है नकारात्मक प्रभाव है और इसके बाद है चुनौतियों का निदान। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें एक और पॉइंट दिया गया है, देखिए छूट रहा था। पुनः चक्रण और कम उपयोग। संसाधनों के पुनः चक्रण और संसाधनों के कम उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे वन उत्पादों की मांग में कमी आ जाए। जैसे हम लोग कागज़ का यूज करते हैं, वो कागज़ कैसे बनता है? पेड़ पौधों से बनता है। तो हम कागज़ का कम इस्तेमाल करेंगे, जिससे कम पेड़ पौधों की कटाई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे दिया है फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें। इसमें क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसको मैं इधर बना करके समझा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे दिया गया है किताब में, तो मैं इसी पे बनाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग देखेंगे इसको, जिसे दिया गया है। यहाँ पे लिखा है पौधा। क्या लिखा है? पौधा। फिर उसके बाद लिखा है हाँ। उसके बाद लिखा है क्या इसमें पत्तियां हैं? क्या इसमें पत्तियां हैं? ठीक है, इसके बाद नीचे है हाँ। ठीक है, फिर इसमें दिया है अगले पे, क्या इसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास है? सिरा विन्यास के बारे में चर्चा की। आप लोग एक बार इसको देख लेंगे, इस प्रश्न को। इसके अनुसार हमको क्या करना है? इस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो फ्लो चार्ट के विश्लेषण से यह क्या हुआ? पता चलता है कि इसमें पौधे और उनकी पत्तियों और उनके सिरा विन्यास के आधार पर विभाजित किया गया है। चूँकि इसमें पत्ती का भी चर्चा है और सिरा विन्यास, कैसा सिरा विन्यास? जालिका रूपी सिरा विन्यास, एक में है और दूसरे में नहीं है। ठीक है, तो इसके आधार पे हम दो श्रेणियों में इसको बांट रहे हैं। दिया भी है क और ख।
कॉक जो है उसके उदाहरण हैं, जिसमें पत्तियां भी होती हैं और जालकार शिरा विन्यास भी होता है। तो यह किस प्रकार का हो जाएगा? तो यह द्विबीजपत्री पौधा हो जाएगा। तो जो द्विबीजपत्री पौधा हो जाएगा, इसमें जो क्या हो जाएगा? गुलाब हो जाएगा। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? गुलाब हो जाएगा, आम हो जाएगा, राजमा हो जाएगा और मूली हो जाएगा, जिसमें क्या होते हैं? जालकार शिरा विन्यास होते हैं, पौधों में पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे क के उदाहरण हो जाएंगे। फिर हमारे ख हैं, करा यदि पौधों में पत्तियां नहीं हैं या पत्तियां हैं पर उनमें जालकार शिरा विन्यास नहीं है, क्लियर नहीं है इसमें प्रश्न में, इसीलिए चर्चा किया गया है कि या तो पौधों में पत्तियां नहीं हैं या उनका पत्तियां हैं लेकिन उनमें जालकार शिरा विन्यास नहीं है। ठीक है, यानी कैसे ही होंगे उसमें शिरा विन्यास? समानांतर शिरा विन्यास। तो यह क्या हो जाएगा? तो यह एक बीजपत्री पौधा या बिना पत्तियों वाला पौधा हो सकता है, जैसे गेहूँ, धान, घास, प्याज, मक्का इत्यादि। इसमें जो है समानांतर शिरा विन्यास पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार क और ख के उदाहरणों को पौधों की विशेषताओं के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है। क्या तर्क करता है? कि गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। जो गुड़हल का पौधा है क्या है? एक झाड़ी है। ठीक है, संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है? ठीक है, संजय जो है इसके तर्क की पुष्टि के लिए कौन कौन से प्रश्न पूछ सकता है, इसी बारे में हम लोग को चर्चा करनी है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। मैंने जब पाठ को पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो वैसे पौधे, ठीक है, जिनकी तने जो है वृक्षों की तरह ऊंची नहीं होती है, ठीक, इनके जो तने होते हैं वह भूरे रंग के काष्ठीय तने होते हैं, जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। तने कठोर होते हैं लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते हैं। इस प्रकार के पौधों को हम, या इस प्रकार के पौधे जो हैं झाड़ी कहलाते हैं, जैसे गुलाब का पौधा। ठीक है, वैसा ही हम लोग को यहाँ देखना है। इसके लिए क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं? तो पहला प्रश्न हो सकता है कि इसका तना कैसा होता है। जो गुड़हल होता है उसका तना जो है कैसा होता है। संजय जो है राज से प्रश्न पूछ सकता है कि ये बताओ कि जो गुड़हल है उसका तना किस प्रकार का है, कठोर है, पतला है, मुलायम है, लचीला है, किस प्रकार का है। ठीक है, फिर जो है दूसरा प्रश्न है उसी से संबंधित मैंने पूछा, कठोर है, कोमल है, कैसा है। फिर प्रश्न हो सकता है कि गुड़हल के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो वृक्ष होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन जो झाड़ी होती हैं वह वृक्षों की तरह ऊंची नहीं होती है। तो हमारा ये भी प्रश्न बन सकता है कि गुड़हल के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है, गुड़हल के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है। फिर यह पौधा छोटा और फैलावदार है या यह काफ़ी ऊंचाई तक बढ़ता है। ठीक, फिर अगला प्रश्न हो सकता है, क्या गुड़हल का पौधा एकल तना वाला होता है या कई शाखाएं वाला होता है। इन सभी प्रश्नों के द्वारा हम जो है झाड़ी के से संबंधित ये सभी प्रश्न झाड़ी को प्रूफ करने के लिए है कि हाँ इसमें क्या क्या पाया जाता है। यदि झाड़ी का सारा गुण पाया जाता है तब तो ये झाड़ी है, और नहीं तो झाड़ी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं
और भी इसमें प्रश्न हो सकते हैं। यह जानने के लिए क्या गुड़हल का पौधा एक मुख्य तना से बनता है या कई नीचे की शाखाएं में विभाजित हो जाता है, या गुड़हल के पौधा किस प्रकार की मिट्टी और स्थान में उगता है, क्या यह पौधा उन स्थानों पर अधिक उगता है जहाँ झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे बगीचे या खुले स्थान। ठीक है, तो संजय जो है इन प्रश्नों से गुड़हल के पौधों के बारे में अपना एक राय बना लेता है कि इन प्रश्नों का हमको उत्तर प्राप्त करना है। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहे हैं 9वां प्रश्न, और आज का भी 9वां प्रश्न। तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों का उदाहरण दीजिए और पता लगाइए। क में वैसे पौधों को रखना है जो द्विबीजपत्री हैं और उनका मूसला जड़ भी पाया जाता है। फिर दूसरा में हमको डालना है कि पौधे होंगे वो एक बीज वाले होंगे और उनमें झकड़ा जड़ पाया जाएगा। ठीक है, और भी उसमें है कि समूह क के पौधे में और क्या समानताएं हैं और समूह ख के पौधों में और क्या समानताएं हो सकती हैं, ये देना है। देखिए, हमने वैसे पौधों को लिया है जो द्विबीजपत्री हैं और मूसला जड़ वाले हैं, तो उनमें क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं, अब उसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला है कि जो पत्तियों का सिरा विन्यास है वह जालकार सिरा विन्यास होगा और पत्तियों में सिराएं जो हैं जाल के रूप में फैली होंगी। ठीक है, इसके उदाहरण हैं मूली, राजमा, गुलाब। ठीक है, और इसमें क्या पाई जाएगी समानता, फूलों की संरचना कैसी होगी, तो इनमें फूलों के अंगों की संख्या सामान्यतः 4 या 5 होती है। इनकी जो जड़ें होते हैं मुख्य जड़ गहराई तक जाती है और इसमें छोटी छोटी जड़ें निकली रहती हैं। ठीक है, अब आएंगे हम लोग समूह ख की तरफ। समूह ख में देखेंगे कि जो पत्तियों का सिरा विन्यास है वो कैसा होगा, समानांतर सिरा विन्यास होगा। एक समानांतर पैटर्न बनाएंगे, जैसे गेहूँ, धान, घास, ये सब की जो पत्तियों का सिरा विन्यास है वो कैसा होता है, समानांतर होता है। इसमें जो है फूलों की संरचना के बारे में, इनमें फूलों के अंगों की संरचना सामान्यतः 3 होती है। ठीक है, फिर अगला है जड़ें गहराई में नहीं जाती बल्कि एक समान मोटाई वाली होती है और मिट्टी में फैली रहती है। ठीक है, गेहूँ, धान, घास की जो जड़ें होती हैं वह मिट्टी में क्या होती हैं, फैली रहती हैं। अब इसीलिए हम लोग आराम से इसको उखाड़ लेते हैं, घास से उसको उखाड़ लेते हैं। गेहूँ को भी देखिएगा तो उखड़ जाएगा वो, क्योंकि उसकी जड़ जो है नीचे मिट्टी में नहीं जाती हैं, वह ऊपर ही क्या होती हैं, फैली रहती हैं। चलिए चलते हैं और आज के अगले प्रश्न की तरफ, जिसका प्रश्न नंबर है 10, और आज का भी ये प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न भी है, ये इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। इस प्रकार है कि नीचे दिए गए चित्र में बत्तख के नामांकित भाग को देखें। बत्तख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है। बत्तख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि करने में सक्षम होते हैं। 2 चित्र दिया गया है, क में दिया गया है बत्तख का चित्र और नंबर ख में दिया गया है कबूतर। दोनों में जो है पंजों के बारे में चर्चा किया गया है, और जो बत्तख है उसके पंजे जो हैं झिल्ली युक्त पंजे दिया गया है। क्या दिया गया है, झिल्ली युक्त पंजे इसमें जो है दर्शाया गया है चित्र में। तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग। तो हमारा उत्तर इस प्रकार है कि चित्र
में बत्तख के पंजे को देखकर आप कह सकते हैं कि इसमें पंजों में जालीदार संरचना होती है जो अन्य पक्षियों के पंजों से भिन्न होती है। यानी जो कबूतर है और ये बत्तख है, दोनों के पंजों में अंतर पाया जा रहा है। इसका जो है बत्तख का पंजा जाली क्या होता है, बत्तख का जो पंजा है वह जाली नुमा है, लेकिन कबूतर का नहीं है। तो इससे क्या होता है, तो बत्तख जो है पंजों के उंगलियों के बीच के त्वचा के कारण क्या होता है, जालीदार उसका पंजा होता है जो उसको पानी में तैरने में मदद करता है। अन्य पक्षियों जैसे कबूतर दिया गया है ख में जालीदार संरचना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये उड़ने वाले पक्षी है या ज़मीन पर चलने वाले पंछी हैं। लेकिन बत्तख जो है ज़्यादातर कहाँ रहता है, पानी में ही रहता है। गतिविधि है, बत्तख अपने जालीदार पंजों का उपयोग तैरने के लिए करता है। ये पंजे पानी में पैडल की तरह काम करते हैं, जिससे बत्तख पानी में आसानी से आगे बढ़ सकती है। इस विशेषता की वजह से बत्तख जलचर पक्षियों की श्रेणी में आती है और जल में तैरना उसकी प्रमुख गतिविधियों में से एक है। ठीक है, तो जो चैप्टर होता है वो हो जाता है समाप्त। तो ये जो हमारा दूसरा चैप्टर था सजीव में विविधता जो था, ठीक है, उस पाठ का हम लोगों ने अभ्यास प्रश्न भी बना लिया है और इस पाठ में जो जो चीज़ें दी गई हैं उस पाठ को हमने पढ़ लिया। सजीव जगत में विविधता पाठ आज हमारा समाप्त हुआ। ठीक है, पाठ तो समाप्त हो गया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है, तो आप लोगों को अगले वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोग को और भी वीडियो और नोटिफिकेशन जो इसका होता है उसको ऑन कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही मैं अगली वीडियो डालूँगा आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोग वहाँ से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। यदि सब्सक्राइब रहेगा तो आपको वीडियो खोजना नहीं पड़ेगा, वो आपके चैनल पे जाने के बाद मिल जाएगा। इसी के साथ आज का समय समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग मस्त रहिए, पढ़िए और समझिए।